अबॉर्शन का अगर हम वर्गीकरण करें तो ये दो प्रकार का है। पहला प्राकृतिक अबॉर्शन और दूसरा अप्राकृतिक या फिर प्रेरित अबॉर्शन। प्राकृतिक गर्भपात के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गर्भ का पूर्ण रूप से विकास न हो पाना, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाना या फिर गर्भवती महिला के किसी शारीरिक अंग का काम न करना। वहीं दूसरी ओर अप्राकृतिक गर्भपात एक ऐसी घातक प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर सर्जरी या दवाइयों के जरिए गर्भपात करवा दिया जाता है। इसके अलावा भी अबॉर्शन के कई अन्य कारण हैं, जैसे कि अनचाही या अनायोजित प्रेगनेंसी, गर्भ निरोधक उपायों का काम न करना, गर्भावस्था के चलते ही महिला को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक स्थिति का प्रभाव होना, गर्भावस्था के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे का सही रूप से विकास न हो पाना या फिर यौन शोषण या यौन अपराध के चलते गर्भावस्था में आ जाना। नमस्कार दर्शकों, मैं रोहिणी अत्री और इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस लेक्चर की शुरुआत में मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसे गौर से सुनें। एक 16 साल की बच्ची एक डॉक्टर के पास जाती है अपना इलाज कराने और इस डॉक्टर के हाथों बलात्कार की शिकार हो जाती है। कुछ समय के बाद ये पता चलता है कि ये बच्ची 23 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। ये बच्ची कोर्ट में पहुंचती है अपना संवैधानिक अधिकार राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की मांग करने और अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने। दर्शकों, ऐसे में हमारे पास दो बहुत ही बड़े और अहम सवाल हैं। पहला तो ये कि आखिरकार क्यों इस बच्ची को कोर्ट में जाना पड़ा अपनी ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने, और दूसरा कि क्या कानून महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने का अधिकार देता है या नहीं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट अपने नतीजों में इस बच्ची को अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने की मंजूरी नहीं देते, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत सिर्फ उन महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है जिनकी प्रेगनेंसी का समय 20 हफ्ते या 20 हफ्तों से कम का है, जबकि इस केस में इस बच्ची की प्रेगनेंसी 23 हफ्ते की पाई गई थी। केस सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश देता है और डॉक्टर्स की राय मांगी जाती है। बड़ी ही संवेदनशीलता से सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस प्रेगनेंसी से इस बच्ची को ना ही सिर्फ शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इस प्रेगनेंसी के बाद एक मानसिक कष्ट का भी सामना करना पड़ेगा और इस बच्ची को अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने की इजाज़त दे दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय ना ही केवल गंभीर और संवेदनशील है, बल्कि एक विवादपूर्ण विषय भी है। हम बात करने जा रहे हैं अबॉर्शन लॉज इन इंडिया। अबॉर्शंस यानी कि गर्भपात। गर्भपात अपने आप में ही एक कुरूप शब्द है। आइए जानते हैं आखिर ये गर्भपात है क्या। गर्भपात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अजन्मे बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। इसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इंड्यूस्ड मिसकैरेज, क्लिनिकल अबॉर्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक विवादपूर्ण विषय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों के अहम अधिकारों की लड़ाई है। पहली तो वो प्रेग्नेंट महिला जो कि अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहती है, और दूसरा वो अजन्मा बच्चा जिसको कि मारने का विषय बना हुआ है। धार्मिक पक्ष से अगर हम देखें तो अबॉर्शन की इस प्रक्रिया को किसी भी धर्म में मान्यता नहीं दी गई है। हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिख धर्म सब में इस प्रक्रिया का पुरजोर विरोध हुआ है। यही नहीं, बल्कि ये भी कहा गया है कि ऐसी प्रक्रिया का पात्र बनने वाला इंसान अपराधी ही नहीं बल्कि पाप का भी उतना ही भागीदार है। मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा या देखा भी होगा कि अबॉर्शन की ये घटनाएं बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं।
आखिर में ऐसे क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा और अहम कारण है गर्भ के लिंग की जांच करवाना और लड़कियों के जन्म की इच्छा ना रखना। इसको और स्पष्ट करने के लिए आइए देखते हैं ये कहानी। साला कानून भी बड़ा सख्त हो गया। ये भी नहीं पता लगा सकते कि पेट में लड़का है या लड़की। पोता हो या पोती, मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। कहना तो दोनों ने मुझे दादी ही है ना। पर कश्मीरो, लड़के खानदान की शान होते हैं। दिख रही है तेरे खानदान की शान। इतनी शराब पीता है, भगवान ना करे अगर इसे कुछ हो गया तो पोलियो का अंग ना रखा जाए ना काटा जाए। सरदार जी घर ही में हो ना? आगी फफे कुटनी। आजा तारो। जैसे ही मुझे पता चला मुझसे रहा नहीं गया आने से। परिंदा पर भी मारे ना तो तुमसे छुप नहीं सकता। पता चला है तुम बहू को शहर लेकर गए थे बच्चे का लिंग पता करवाने। हाँ। मगर जांच करवाए बिना ही वापस आ गए। भला शहर जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बताया होता मैं तो पेट देखकर बता देती कि अंदर कुक्कड़ है या कुकड़ी। हमें नहीं पता लगवाना लिंग और ना ही गिराना है। चुप नहीं रह सकते? एक तो पहले से ही है और कितनी जनवानी है लड़कियां, ऊपर से तेरा लड़का नशेड़ी है नशेड़ी। कैसे संभालेगा? अगर रिश्तेदार ना होती तो भला मुझे क्या पड़ी थी? ये तो ऐसी भौंकती रहती है। तू जा पता कर। ठीक है, मैं देखती हूँ बहू को। गुरबचन सिंह, पेट में कुकड़ी है कुकड़ी। क्या? अब तुम ही सोचो क्या करना है। मैं क्या सोचूं? अब तो तू ही बता। हाँ, एक डॉक्टरनी है जो ये काम कर सकती है, मगर उसके सर पे सोने का जूता रखना पड़ेगा। लाखों लगाने से तो कुछ पैसा देने बेहतर है। तो ठीक है, कल सुबह ही चलते हैं। मगर तुम्हें जस्सी को राजी करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं चलती हूँ। चलो बुला अपनी शरण। क्या ना? मान जा बापू, निकल मान जा। जन्म दे दे देमीना पामी प्यार
तू जन्म दे दे देवी ना पावी प्यार बनू मैं सच्ची बां तेरी तू कुख दे विच ना मार तू कुख दे विच ना मार उठ वे बाबल सोहणिया ना लुक वे बाबल सोहणिया उठ वे बाबल सोहणिया ना लुक वे बाबल सोहणिया उठ वे बाबल सोहणिया ना लुक वे बाबल सोहणिया तेरे जिस्म दा हिस्सा हां मैं तेरे घर दा शिंगार तेरे जिस्म दा हिस्सा हां मैं तेरे घर दा शिंगार बनू मैं सच्ची बां तेरी तू कुख दे विच ना मार तू कुख दे विच ना मार दादिए दुख देख मेरा दादिया हाँ मैं अंश तेरा दादिए दुख देख मेरा दादिया हाँ मैं अंश तेरा तेरी डंगोरी सोरे तोरी न बंद कर अपने किवाड़। देखिए आपने ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस कहानी को हम आपको आगे भी दिखाएंगे, परंतु उससे पहले हम जानेंगे कि अबॉर्शंस के अन्य क्या कारण हैं, जैसे कि अनचाही या अनायोजित प्रेगनेंसी, गर्भ निरोधक उपायों का काम न करना, गर्भावस्था के चलते ही महिला को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक स्थिति का प्रभाव होना, गर्भावस्था के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे का सही रूप से विकास न हो पाना, या फिर यौन शोषण या यौन अपराध के चलते गर्भावस्था में आ जाना। अबॉर्शन का अगर हम वर्गीकरण करें तो ये दो प्रकार का है। पहला प्राकृतिक अबॉर्शन और दूसरा अप्राकृतिक या फिर प्रेरित अबॉर्शन। प्राकृतिक गर्भपात के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गर्भ का पूर्ण रूप से विकास न हो पाना, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाना, या फिर गर्भवती महिला के किसी शारीरिक अंग का काम न करना। वहीं दूसरी ओर अप्राकृतिक गर्भपात एक ऐसी घातक प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर सर्जरी या दवाइयों के जरिए गर्भपात करवा दिया जाता है। कानून की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गर्भपात कानून के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है, परंतु अप्राकृतिक गर्भपात करवाना कानूनन जुर्म है। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 धारा 312 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला का गर्भपात करता है तो उसे 3 साल या 7 साल की सजा हो सकती है। इसको और स्पष्ट करने के लिए आइए देखते हैं ये कहानी। बनू मैं सच्ची बां तेरी तू कुख दे विच ना मार तू कुख दे विच ना मार।
हेलो, पंजाब लीगल सर्विसेज। साल की सज़ा उस मामले में जबकि गर्भ प्रारंभिक स्थिति पर है यानी कि इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, और 7 साल की सज़ा उस मामले में जबकि गर्भ अग्रिम स्थिति यानी कि एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति उस गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए गर्भपात करता है तो वो कानून के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। इस कानून का हमारे समाज पर बहुत ही बुरा असर पड़ा क्योंकि इस कानून के अंतर्गत गर्भपात कराना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। ऐसे में गर्भपात होते तो थे परंतु कानून की उल्लंघना करके। यही नहीं, ये गर्भपात असुरक्षित तरीके से भी कराए जाने लगे जिन्हें हम अनसेफ अबॉर्शन या इलीगल अबॉर्शन भी कहते हैं। इसी के साथ आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं हम उसी कहानी पे जो इन हालातों को दर्शाती है। गुरबचन सिंह, पेट में कुकड़ी है, कुकड़ी। क्या? अब तुम ही सोचो क्या करना है। मैं क्या सोचूं? अब तो तू ही बता। हाँ, एक डॉक्टरनी है जो ये काम कर सकती है, मगर उसके सर पे सोने का जूता रखना पड़ेगा। लाखों लगाने से तो कुछ पैसा देने बेहतर है। तो ठीक है, कल सुबह ही चलते हैं, मगर तुम्हें जस्सी को राजी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। चलो बुला अपनी शरण। क्या ना? मान जा बापू, निकल, मान जा। इसके चलते भारतीय सरकार ने 1964 में एक कमेटी संगठित की जिसकी अगुवाई शांतिलाल शाह ने की। कमेटी को अपने एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया जिसमें कि कमेटी ने कुछ रेकमेंडेशंस भी दी। इन रेकमेंडेशंस को 1970 में एक्सेप्ट कर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल पास किया गया जिसे एक कानून का दर्जा भी मिला। आज हम बात करेंगे एमटीपी एक्ट 1971 के बारे में। ये एक्ट 1972 अगस्त के महीने में लागू हुआ। इसका मकसद था असुरक्षित गर्भपात की रोकथाम करना। 2015 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में करीब 70 लाख औरतें हर साल गर्भपात करवाती हैं। उनमें से 50% औरतें करीब असुरक्षित स्थानों पर गर्भपात करवाती हैं और आपको जानकर हैरानगी होगी कि 8% औरतें इसके दौरान अपना जीवन खो देती हैं। एमटीपी एक्ट 1971 के अधीन फॉर्म सी में
5 ऐसे कारण दर्ज हैं जिनके चलते आप कानूनी तौर पे सुरक्षित गर्भपात करवा सकते हैं। पहला कारण औरत का गर्भावस्था के दौरान शारीरिक या मानसिक तौर पर असंतुलित होना। दूसरा कारण पैदा होने वाला बच्चा मानसिक तौर पर असंतुलित हो। तीसरा कारण पैदा होने वाला बच्चा शारीरिक तौर पर हैंडीकैप हो। चौथा कारण ये गर्भावस्था किसी बलात्कार की वजह से हो। पांचवा कारण ये गर्भावस्था गर्भ निरोधक उपायों की नाकामयाबी की वजह से हो। इस कानून की अगर हम बात करें तो सन 2002 में इस कानून में शोध किया गया। इस कानून में कुछ 3-4 अहम बातें हैं जिन्हें जानना अति आवश्यक है। सबसे पहला, अगर तो महिला की प्रेगनेंसी का समय 12 हफ्ते या 12 हफ्तों से कम है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय ज़रूरी है। परंतु अगर उसकी प्रेगनेंसी का समय 12 हफ्तों से अधिक परंतु 20 हफ्तों से कम है तो उस केस में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन चाहिए। ओपिनियन की अगर हम बात करें तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन 2 परिस्थितियों में अनिवार्य है। पहला, अगर इस प्रेगनेंसी से गर्भवती महिला की शारीरिक या मानसिक सेहत पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो, और दूसरा, अगर इस प्रेगनेंसी से होने वाले बच्चे की सेहत पर कोई दुष्प्रभाव हो। दूसरी अहम बात यह है कि इस कानून के अंतर्गत प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने वाली महिला की सहमति अनिवार्य है, परंतु अगर वो महिला नाबालिग है तो उस केस में उसके माता पिता या गार्डियन की लिखित रूप में सहमति अनिवार्य है। तीसरी अहम बात यह है कि इस कानून के अंतर्गत केवल उन स्थानों या अस्पतालों में प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जाएगी जिनको सरकार द्वारा नियमित किया गया है। महिला संगठन या उन लोगों की बात करें जो कि अबॉर्शन के पक्ष में हैं, तो उन लोगों का यह मानना है कि इस कानून में दिया गया समय जो कि 20 हफ्तों का है वास्तविक तौर पर कम है। इसलिए ये लोग इस कानून से नाखुश हैं और उनकी ये मांग रही है कि इस कानून में शोध करना अति आवश्यक है। ऐसा होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस या फिर रेप विक्टिम्स की प्रेगनेंसी दरअसल 20 हफ्तों के बाद ही डिटेक्ट होती हैं। ऐसे केसेस मौजूदा कानून यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं और महिलाओं को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाएगी या नहीं, ये कोर्ट के निर्णय पर ही निर्भर करता है। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए भारतीय सरकार ने सन 2014 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2014 पेश किया। इस बिल में 20 हफ्तों की मियाद को बढ़ाकर 24 हफ्ते कर देने का प्रस्ताव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण ये बिल पास ना हो सका और कानून ना बन सका। सन 2017 में एक बार फिर से ये बिल पेश किया गया जिस पर अभी काम होना बाकी है। हम आशा करते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द हरकत में लाया जाएगा और एक मजबूत अबॉर्शन कानून बनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक महिलाएं अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स को उपयोग कर सकें और सेफ अबॉर्शंस करा सकें, और साथ ही उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता ना पड़े।
साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस लेक्चर में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। नमस्कार।